अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने विजुअल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड को कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड और इसमें आपको साथ मिलते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका डायमीटर नॉर्मल 2.5 माइक्रॉन और वॉल्यूम जो है 7.5 क्यूबिक माइक्रॉन होता है। शेप इसकी जो है वो डिफरेंट शेप्स में आपको अपीयर हो सकता है। ये स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, ओवल या डिस्क शेप्ड हो सकता है जब इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगा। फिर प्लेटलेट्स जो हैं वो डंबल शेप हो सकते हैं, कॉमा शेप, सिगार शेप या कोई और शेप भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो विदाउट प्रोसेसेस या फाइलोपोडिया होते हैं। फाइलोपोडिया को होते हैं सूडोपोडिया लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। और इसके बाद स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में देखें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोप्लाज्म आपको प्रेजेंट मिलता है। देन आपके पास साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और हार्मोनल सब्सटेंसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उसमें सबसे पहले प्रोटीन्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एक्टिन और मायोसिन मिलते हैं और तीसरा आपको थ्रोम्बोस्थेसिन मिलता है। थ्रोम्बोस्थेसिन क्या करता है? आगे क्लॉट रिट्रैक्शन यानी श्रिंकेज करवाता है और जो है एक्टिन और मायोसिन वो कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट ऑफ प्लेटलेट्स में हेल्प करता है। सेकेंड आपके पास आ जाता है वॉन विलब्रेंड फैक्टर। उसमें आप क्या करते हैं कि वो एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स यानी स्टिकीनेस आपस में उनकी यूनाइट उनको करने में हेल्प करता है और रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ फैक्टर 8। फिर थर्ड है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये क्या करता है? रिपेयर करता है डैमेज ब्लड वेसल्स को, उनकी हीलिंग में हेल्प करता है, वूंड हीलिंग में हेल्प करता है। फिर है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स कॉज करता है और इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स में और साथ प्रिवेंशन करवाता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड में। फिर आ जाता है विट्रोनेक्टिन। ये सीरम स्प्रेडिंग फैक्टर है। ये प्रमोट करता है एडहेजन ऑफ प्लेटलेट्स में और स्प्रेडिंग ऑफ टिश्यू सेल्स इन कल्चर। फिर थ्रोम्बोस्पोंडिन आ जाता है। ये करता है एंजियोजेनेसिस यानी न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। एंजाइम्स इसमें आ जाते हैं एटीपेज और एंजाइम्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और हार्मोनल सब्सटेंसेस में एड्रीनलिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और हिस्टामिन। अदर केमिकल सब्सटेंसेस में ग्लाइकोजिन सब्सटेंसेस लाइक ब्लड ग्रुप एंटीजन्स। देन आपके पास आ जाते हैं प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स। उसमें दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा ग्रैन्यूल्स और एक होते हैं डेंस ग्रैन्यूल्स। अब अल्फा ग्रैन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आ जाता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आ जाता है, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंडोस्टेटिन और थ्रोम्बोस्पोंडिन। ये सारे फैक्टर्स हम आगे क्लॉटिंग फैक्टर्स में पढ़ेंगे इनकी डिटेल। डेंस ग्रैन्यूल्स में आपके पास न्यूक्लियोटाइड, सेरोटोनिन, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम और लाइसोसोम्स। नॉर्मल काउंट जो है इनका वो वेरी कर सकता है बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख क्यूबिक पर मिलीमीटर इन ब्लड। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाती हैं उसमें एज, सेक्स, हाई एल्टीट्यूड और आफ्टर मील्स। एज में जो है वो इन्फेंट्स में, बच्चों में जो है वो इसका लेस होता है काउंट और 3rd मंथ तक जो है आफ्टर बर्थ जो है वो नॉर्मल तक आना शुरू हो जाता है। सेक्स जेंडर में फीमेल्स में जो है वो मेंस्ट्रुएशन के, वैसे मेल्स और फीमेल्स में सेम होता है लेकिन मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो फीमेल्स में कम हो जाता है प्लेटलेट काउंट। हाई एल्टीट्यूड में मतलब किसी भी आप माउंटेनस एरिया या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी प्लेटलेट काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आफ्टर मील्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। देन आपके पास पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में इसकी आप देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड में जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स में 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाती हैं, एक है एग्लूटिनेशन, एक है एग्रीगेशन और तीसरी है आपके पास एडहेसिवनेस, एग्रीगेशन, थर्ड इज एग्लूटिनेशन। तो एडहेसिवनेस जो है मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग ऑफ प्लेटलेट्स टू अदर प्लेटलेट्स उसको कहते हैं। और ड्यूरिंग इंजरी जो है किसी भी ब्लड वेसल की इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जब अट्रैक्ट होकर जाती हैं तो वहाँ पे वो उस इंजर्ड साइट पे जो है एडहियर हो जाती हैं और किस तरह से वो रिपेयर करवाती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है उसका वॉन विलब्रेंड फैक्टर से और जो कि आपके एंडोथेलियम डैमेज जो हुआ होता है उससे सिक्रीट हो रहा है वॉन विलब्रेंड फैक्टर और रिसेप्टर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो है वो प्लेटलेट मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है और अल्टीमेटली जो है वहाँ पे एडहेसिवनेस जो है उसको एक्सेलरेट करता है
और आपके पास आ जाते हैं इसमें कोलेजन, थ्रोम्बिन, एडीपी, थ्रोम्बोसिन A2, कैल्शियम आइंस और पी सिलेक्टिन। ये सारे जो हैं इस सारे फिनोमेना को एक्सेलरेट कर होते हैं। एग्रीगेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन होती है ज़्यादा प्लेटलेट्स की बाय सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम डेंस ग्रैन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स। और इसमें एक्टिवेशन के दौरान क्या होता है, उनकी चेंज हो जाती है शेप और इलोंगेट हो जाते हैं ये, और ये सूडोपोडिया जो है वो एक्सटेंशंस के सराउंडिंग जो है वो फॉर्म हो जाती हैं, जिसको आप कहते हैं प्रोसेसेस या फाइलोपोडिया। उसके बाद एग्लूटिनेशन है, ये क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स को कहते हैं। उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, ये क्लॉट डिटेक्शन यानी मतलब उसकी श्रिंकेज साइज़ की करवाते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस या हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस यानी सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग। उसके बाद रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल के रिपेयर करवाती हैं रप्चर्ड ब्लड वेसल्स को। देन रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें फॉरेन बॉडीज़ को जो है इनगल्फ करती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिर एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स, इसके सिंपल नाम हैं या बुक से देख लीजिएगा। देन आ जाता है हम डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स में। तो सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हमने एरिथ्रोपोइसिस में भी पढ़ा था वो राइज डेवलप होते हैं इनटू अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, और वो क्या करते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स में ट्रांसमिट होते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है मेगाकैरियोसाइट्स में डेवलप हो जाएंगे, और मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं वो सूडोपोडियम बनाएंगे। सूडोपोडियम जो बनाएंगे वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द प्लेटलेट और एंटर हो जाएगा सर्कुलेशन में। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स एंड थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन की तरह एक हार्मोन है जो रिलीज़ होता है आपका लिवर और किडनी से, जो प्रमोट करता है प्लेटलेट की प्रोडक्शन को। लाइफ स्पैन इनका 10 डेज़ का होता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपके पास प्लेटलेट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसमें 4 आपके पास आ जाती हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यही आपके पैथोलॉजिकल वेरिएशन में भी आ जाएंगे। फर्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको आप कहते हैं डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। सेकंड है थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। थर्ड है आपके पास थ्रोम्बोसाइथीमिया, जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज फॉर कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ टाइम जो है थ्रोम्बोसाइथीमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट कंसिस्टेंटली या परसिस्टेंटली। और फिर आ जाता है ग्लैंज़मैन्स थ्रोम्बस्थीनिया, ये एक इनहेरिटेड हेमरेजिक डिसऑर्डर होता है जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है प्लेटलेट्स की। ग्लैंज़मैन्स थ्रोम्बस्थीनिया। तो ये 4 इसकी पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में भी आ जाते हैं, और इसके अलावा आपके पास इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी में प्लेटलेट डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, किन किन कंडीशंस में हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शंस में, एक्यूट ल्यूकीमिया में। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर को कहते हैं। ए प्लास्टिक या पर्निशियस एनीमिया में, पर्निशियस एनीमिया जिसमें आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है। चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में, स्प्लीनोमेगैली मतलब स्प्लीन की एनलार्जमेंट में, टाइफॉइड में। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ये आपका एलर्जिक कंडीशंस में, हेमरेज, बोन फ्रैक्चर, सर्जिकल ऑपरेशंस, स्प्लीनेक्टमी, र्यूमेटिक फीवर, ट्रॉमा वगैरह में हो सकता है। देन आपका आ जाता है थ्रोम्बोसाइथीमिया, कंडीशन विद परसिस्टेंट इंक्रीज इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ये कार्सिनोमा में, क्रॉनिक ल्यूकीमिया में और हॉजकिंस डिजीज़ में कॉज हो सकता है। फोर्थ है आपका ग्लैंज़मैन्स थ्रोम्बस्थीनिया, ये आपकी इनहेरिटेड हेमरेजिक डिसऑर्डर होता है जिसमें स्ट्रक्चर या उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है और उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, और इसमें क्लॉटिंग टाइम जो है वो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम मिलेगा, लेकिन क्लॉट रिट्रैक्शन जो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म नहीं होगा। देन आपका नेक्स्ट है हीमोस्टेसिस, जो इसका एक फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। हीमोस्टेसिस का मतलब है सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग या स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग या प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, तो उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। ये किस किस तरह होता है, ये जब भी स्टार्ट होगी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। उसमें सबसे पहले है वेजोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेजल्स की जो है वो नैरोइंग होना शुरू हो जाएगी। सेकंड है आपके पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन,
थर्ड है आपके पास कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसके। उसके बाद आपके पास इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि ब्लड वेसल को जब इंजरी हुई, डैमेज हुआ एंडोथेलियम, तो एक्सपोयर कोलेजन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और उस पर वॉन विलब्रेंड फैक्टर जो है डैमेज एंडोथेलियम से रिलीज़ होगा और वो इंटरेक्ट करेगा उसके साथ प्लेटलेट्स के साथ और प्लेटलेट्स को बाइंड कर देगा विद कोलेजन और उससे क्या होगा, प्लेटलेट्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन वो क्या करेंगे, सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन और उससे जो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये था स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोजेन A2 एंजाइम और वो अल्टीमेटली जो है पीएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ मिलके उसको एग्रीगेट करा देगा प्लेटलेट्स को और आपका प्लेटलेट प्लग बना देगा वहाँ पे। ये था स्टेप 2। स्टेप 3 में वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा और वो जो है वो कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग कराएगा। ये था स्टेप 3। देन आपकी आ जाती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। Coagulation of blood, process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it is shed in a container, तो उसको आप कहते हैं क्लॉटेड ब्लड या कोएगुलेशन। फैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 13 फैक्टर्स होते हैं और उसमें आपके पास आ जाते हैं, इसका एक निमोनिक होता है, इसका जो निमोनिक है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, तो उसमें आपके पास आ जाता है निमोनिक में फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर, फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स टू illness, but तो इसका निमोनिक है फर्स्ट पर्सन टोल्ड कैंसर लीड्स टू इलनेस बट अनदर चैप सेड प्रोटीन हाई फैट, अनदर चैप सेड प्रोटीन हाई फैट। तो अब हम इसका देखते हैं कि F स्टैंड्स फॉर, इसमें आपके पास आ जाएगा कि F से आपका है फर्स्ट फैक्टर फाइब्रिनोजन, P से आपका सेकंड फैक्टर आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, T से आपका आ जाएगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, और C से आपका आ जाएगा कैल्शियम, और देन L से आपके पास आ जाता है लेबाइल फैक्टर। ये सीक्वेंस में है, मतलब फर्स्ट से 13 तक जो हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देन आपके पास 6 में आ जाता है एसिलरीन, लेकिन एसिलरीन जो है वो आपकी कोएगुलेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए उसका वो प्रो कन्वर्टिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगला आपके पास आ जाएगा सिकनेस से जो है वो स्टेबल फैक्टर, सॉरी यहाँ पे इलनेस नहीं है, सिकनेस है, सिकनेस से आपके पास आ गया स्टेबल फैक्टर। देन आपके पास आ जाता है स्टेबल के बाद अनदर से जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, देन C स्टैंड्स फॉर क्रिस्मस फैक्टर,
फिर उसके बाद आ जाता है स्टूवर्ट फैक्टर, एस फॉर स्टूवर्ट फैक्टर। प्रोटीन से आपका बन जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और एच से आपका है हेगमैन फैक्टर, और लास्ट एफ से जो है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। तो ये आपका निमोनिक है, इसको याद करने का आप इस निमोनिक से याद करना चाहें तो इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको गूगल पे इसके अलावा कोई और निमोनिक मिलता है तो आप उससे भी, जो आपको इजी लगता है, आप उससे इसके नाम जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो सीक्वेंस में आपके पास आ जाता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी कि किस तरह से कौन सा एंजाइम किस सीक्वेंस में जो है वो एक्टिवेट होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है। मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें आपके पास सबसे पहला जो है वो आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, उनको आप कहते हैं प्रो एंजाइम्स। ये प्रो एंजाइम्स जब तक एक्टिवेटेड फॉर्म में डेवलप नहीं होते या एक्टिवेट नहीं होते तब तक जो है इसकी क्लॉटिंग स्टार्ट नहीं होती ब्लड की। उसके बाद क्या होता है कि सीरीज ऑफ प्रो एंजाइम एंजाइम रिएक्शंस होते हैं, मतलब प्रो एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और वो एंजाइम में कन्वर्ट होगी एक्टिवेटेड फॉर्म में, और उससे क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। कैस्केड क्या होता है? कैस्केड एक सीरीज़ या स्टेप्स हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को कहते हैं, जिसमें हर स्टेप है वो अगले स्टेप को इनिशिएट या स्टार्ट करवाता है। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फिर सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। तो इसका फ्लो चार्ट इसके फिर स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो है आपके पास 2 तरह के पाथवेज होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इसका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम पहले बात करते हैं, एक तरफ आप ड्रॉ कर लें इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरी तरफ आप ड्रॉ कर लें एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये स्टेज 1 स्टार्ट हो गई जहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो इंजर हुई, एंडोथीलियल लाइनिंग जो है वो डैमेज हुई, और वहाँ पे जो है एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज होने के बाद जो है कोलेजन जो है वो एक्सपोज्ड हो गया। जब वो एक्सपोजर उसका हुआ तो वहाँ पे जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एक्टिवेट होगा और कैलीक्रेन एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होके क्या करेगा, आपका 12A फैक्टर जो है उस पर जाके एक्ट करेगा और वो आपका 12A में उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। 12A से वो जो है यहाँ पे फिर हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन जो है वो एक्टिवेट इसको करेगा और ये करेगा 11A पे जाएगा और उसको 11 फैक्टर में जो है 11 से 11A में उसको कन्वर्ट कर देगा। देन आपके पास आ जाएगा 11A पे जो है वो कैल्शियम जो है उसको एसिलरेट करेगा रिएक्शन को, और कैल्शियम उसको 9 पे जाके एक्ट करेगा और उसको 9A में कन्वर्ट कर देगा। देन आपके पास 9A के ऊपर 8 फैक्टर और साथ कैल्शियम जो है इस रिएक्शन को एसिलरेट करेंगे और ये 10 पे जाके एक्ट करेगा और उसको 10A में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से होगा। फिर 10A जो है आपका 10A के ऊपर 5 वेक्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा और साथ इसको जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर दिया। ये था आपका फर्स्ट स्टेप जिसको आप कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये अल्टीमेटली इसको वापस थ्रोम्बिन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपके पास एक्सट्रिंसिक पाथवे में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, टिश्यू ट्रॉमा या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वहाँ पे एक्टिवेट होगा। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होके ये क्या करेगा, आपका ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स को रिलीज़ करेगा।
फॉस्फोलिपिड। देन उसके बाद ये जो है 7 एक्टर इस पे आके एक्ट करेगा और ये कन्वर्ट इसको करेगा 10 फैक्टर को 10A में। 10A में कन्वर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इसके ऊपर कैल्शियम और फैक्टर 5 एक्ट करेगा, इसको रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा और इसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में जो है प्रोडक्ट आपको फाइनल मिल जाएगा। और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये भी आपका थ्रोम्बिन में इजीली आप इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आपका स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से स्टार्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है आपका वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजिन पे एक्ट करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा और फाइब्रिनोजिन को वो फाइब्रिन क्लॉट में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है और ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हो रहा होता है। देन आपका ब्लड क्लॉट क्या होता है? ये बेसिकली एक मैस होता है कोएगुलेटेड ब्लड का और इसमें RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। और जहाँ पे भी क्लॉट फॉर्म होता है वो जो है उसको जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे तब तक जो है प्लेटलेट्स के फंक्शन को आप रिस्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद जो RBCs है ना वो उसको वो ट्रैप कर लेगा क्लॉट अपने अंदर और फिर प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और क्लॉट को जो है वो डिज़ोल्व करेंगे, फाइब्रिनोलाइसिस जिसको कहते हैं आप, या थ्रोम्बोलाइसिस। उसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट या ऊजिंग ऑफ सीरम। जहाँ पे भी क्लॉट बना है वहाँ से अगर कोई फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ऊजिंग हो रही है, उसकी सिक्रीशन निकल रही है बाहर, तो उसको आप कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। उसके बाद है फाइब्रिनोलाइसिस, लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड क्लॉट हो जाए अगर इनसाइड द इंजर्ड ब्लड वेसल, उसको आप कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। इसका अब जो प्रोसेस है कि किस तरह से फाइब्रिनोलाइसिस होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज हमने बस इतना पढ़ना था कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर हमने हीमोस्टेसिस का एक मेन फंक्शन पढ़ा कि वो किस तरह से जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करवाते हैं। उसमें 2 तरह के पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और निमोनिक मैंने आपको बताया था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद करने का क्या सीक्वेंस है और क्या निमोनिक है। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।